हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इन विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो हुआ था 7 जनवरी की पहले शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का बेसिक सॉल्यूशंस देखेंगे और ये सेशन बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। और इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो था, देवेश लीव्स हिज होम एवरी डे एट 7 AM एंड रीचेज ऑफिस एट 8:30 AM। वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट 7 AM but travelled a fifth of the distance at 5/6 of the usual speed and rest of the distance at 6/5 of the usual speed. Approximately at what time did देवेश रीच ऑफिस ऑन डेट टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो हिंदी हो जाएगी वो हो जाएगी कि देवेश अपने घर से ऑफिस के लिए रोजाना 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे पहुंच जाता है। एक दिन वह अपने घर से 7 बजे निकला और उसने कुल दूरी का 1/5 भाग तय किया 5/6 की चाल से और बाकी की दूरी उसने तय की 6/5 की चाल से। तो हमें बताना है कि देवेश उस दिन अपने ऑफिस कितने समय पहुंचा। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी अब मेहनत कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन भी लेना है, मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए आपको तो प्रीवियस जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग सभी को देखें एक बार। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए ये पहले दूरी तय करता है 1/5 और बाद में कितनी तय करेगा, बाद में करेगा 4/5। तो अगर हम मान लें कि टोटल डिस्टेंस इसकी 5 यूनिट थी, ये हमने मान लिया इसके ऑफिस से, इसके घर से इसके ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, ये 5 यूनिट है पूरी। तो पहले में क्या करता है, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करता है और फिर बाकी बची हुई 4 यूनिट दूसरी स्पीड से कवर करता है। देखिए अगर हम मान लें कि ये पूरी डिस्टेंस ये यूजुअल अपनी स्पीड से कवर करता है बिना कुछ चेंज किए। देखिए इसको टाइम लगता है कितना, 7 बजे निकलता है, 8:30 बजे पहुंचता है, तो कितना टाइम लगता है इसको, 1.5 घंटा। इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना लगेगा, ये मिनट लगेगा इसको 90 मिनट्स। देखिए 90 मिनट्स में 5 यूनिट कवर करता है तो 1 यूनिट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो इसको लगेगा 18 मिनट। तो यहाँ पे इसको कितना लगेगा, 1 यूनिट कवर करने में ये लगेगा इसको 18 मिनट और फिर 4 यूनिट जो बची हुई है इसको कवर करने में कितना लगेगा, ये लगेगा 72 मिनट। ये टाइम तो इसको तब लग रहा है जब ये अपनी यूजुअल स्पीड से जाता है बिना कोई चेंज किए हुए। अब देखिए इस 1 यूनिट को चेंज कवर करने के लिए ये अपनी स्पीड कर लेता है 5/6। तो इसका टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इसका जस्ट उल्टा लग जाएगा, कितना, 6/5 के। तो जब ये स्पीड अपनी चेंज करेगा तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, 18 इंटू 6/5 के। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा ये, तो ये देखिए इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21216। तो कितना हो जाएगा 21.6। ये हमारा हो जाएगा 21.6। अब इसी तरह देखिए ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, इसको कवर करने में इसको लग रहा था 72 मिनट। अब इसने स्पीड कर लिया 6/5 की, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका हो जाएगा इंटू 5/6 के, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा स्पीड का। स्पीड अगर 5 से 6 हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको टाइम ये कितना लग जाएगा कवर करने में। अब इसको काम कवर करने में लग जाएगा कितना, ये लग जाएगा 6 से काट देंगे तो 12, 12×5 = 60, तो इसको लगेगा 60 मिनट्स। तो अब देखिए अब इसको ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट्स ये हो गए हमारे और 21.6 ये हो गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, ये हमारे हो गए 81.6 मिनट्स। 81.6 मिनट अब इसको टाइम लगेगा कवर करने में। तो देखिए अब अब इसमें अगर 7 में हम जोड़ दें, ये अगर हम जोड़ देते हैं, अब इसको हम अगर 81.6 मिनट से इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा 8 बज जाएगा, फिर हमारा बचेगा 21, तो कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 8:21 के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो उसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 more than the numerator. When the numerator is multiplied by 3 and the denominator is multiplied by 2, the fraction becomes 1/2. The given fraction is, किसी भिन्न का
जो हर है वो अंश से 2 ज़्यादा है। अगर हम अंश को 3 से गुणा करते हैं और हर को 2 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त जो भिन्न है वो 1/2 हो जाता है। तो हमें बताना है कि हमारा भिन्न क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारा न्यूमरेटर x है, अगर न्यूमरेटर हमारा x है तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारी फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा भिन्न। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन x/x+2। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, ये हमें मिल जाता है किसके बराबर, 1/2 के। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो अब देखिए अगर इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अपनी फ्रैक्शन में तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/1/3। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 और ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P। साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू टच द सर्कल एट पॉइंट्स Q एंड R रेस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ AQ इज। तो देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पूरा ही ड्राइव करना पड़ेगा। कुछ लोग तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद करके भी रखते हैं और याद करके भी रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे हमारा टाइम बचता है। अगर हमको याद नहीं होगा तो हमें इसको पूरा निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन तो सभी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि एक कोई वृत्त किसी त्रिभुज ABC के भुजा BC को पॉइंट P पर टच करती है और भुजा AB और AC को आगे बढ़ाने पर वृत्त पॉइंट Q और पॉइंट R पर टच करता है। तो हमें AQ की लंबाई बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन तो सब लोगों ने देख लिया है, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको ये छोटा कर दिया मैंने। अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है, इसमें एक हमें त्रिभुज दे रखा है, कौन सा, ABC। तो मैं त्रिभुज पहले बनाता हूँ ABC। तो ये मैं ले लेता हूँ, ये कि हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमने मान लिया, ये हमारा ट्राइंगल ABC है। अब इसमें क्या हमसे कहा गया है, इसके पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ ABC। तो ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B और ये हमारा पॉइंट हो गया C। अब BC को ये पॉइंट P पे टच कर रहा था, AB और AC को एक्सटेंड करने पर Q और R पे टच कर रहा था। तो AB और AQ को हम आगे पहले बढ़ा लेते हैं। तो ये हमने बढ़ा लिया AB को और ये हमने बढ़ा लिया AC को। अब इसमें हमसे कहा गया है कि एक सर्कल है यहाँ पे, तो ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने मान लिया कि ये हमारा सर्कल है और ये इस तरीके से टच करता है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि ये जहाँ पे BC पॉइंट को टच करता है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है कौन सा, ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट P है। और जहाँ पे ये टच करता है यहाँ पे ये पॉइंट हमारा Q है और जो यहाँ पे ये टच करता है ये पॉइंट हमारा R है। तो देखिए अब एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि किसी बाहर पॉइंट से एक सर्कल पे जो टेंजेंट्स होती हैं, अगर 2 टेंजेंट डाली जाती हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। देखिए यहाँ पे AQ और AR ये दोनों टेंजेंट हैं यहाँ पे, तो इनकी लेंथ बराबर होगी। तो AQ हमारी AR की बराबर होगी। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट B से BQ और BP भी दोनों टेंजेंट है तो इनकी लेंथ दोनों की बराबर होगी। तो BQ हमारी किसके बराबर होगी, ये BP के बराबर होगी, सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। इसी तरह देखिए पॉइंट C से CP और CR ये भी दोनों टेंजेंट हैं तो इन दोनों की भी लेंथ की दोनों की बराबर होगी। तो हमारी जो CR की लेंथ होगी वो CP के बराबर होगी। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम AQ को लिखना चाहें, AQ को, तो AQ जो हमारा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा AB प्लस BQ के।
तो इसको हम दोबारा लिखेंगे ए क्यू इजक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू को क्या हम लिख सकते हैं, बी क्यू को देखिए हम लिख सकते हैं बी बी पी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो हम बी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बी पी, बी पी। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 2 क्या बनेगी, तो उसको लिख लेते हैं। अब देखिए ऐसे ही ए आर की लेंथ देखिए क्या हो जाएगी, ए आर ए आर की लेंथ क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर। अब देखिए ए सी ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को हम लिख सकते हैं ए क्यू के बराबर, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू, ए आर की जगह हमने लिख दिया ए क्यू, इसी को हम ऐसे उतार लेंगे, और प्लस सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी आर की जगह लिख सकते हैं सी पी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है। इसको की जगह लिख लिया हमने सी पी। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम जोड़ें तो देखिए हमें क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, तो देखिए हमें मिलेगा, ये देखिए ए क्यू और ए क्यू, तो जो 2 बार हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा ए क्यू। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के, और प्लस बी पी प्लस सी पी। तो ये इसमें देखिए अब बी पी प्लस सी पी हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए बी पी और प्लस सी पी, ये दोनों मिला के कितना दे देंगे, ये हमारा दे देंगे कितना, ये दे देंगे बी सी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी सी। अब यहाँ से देखिए ए की लेंथ कितनी आ जाएगी, ए की जो लेंथ आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये देखिए ये एक बेसिक सा प्रूफ था। तो ये सभी अगर ये तो मैंने करके दिखाया आप लोगों को, इसीलिए टाइम लग गया है, वरना ये सेकंड्स में हो जाता है, और बाकी ये तो याद भी रहता है लोगों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप सभी लोग इसको देख सकें अच्छे से। तो ये देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x² माइनस 8x माइनस m इक्वल टू 0 इज 5/2। द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ m आर रेस्पेक्टिवली। देखिए इस समीकरण का एक रूट 5/2 है, तो हमें इसका दूसरा रूट बताना है, और m का मान क्या होगा, हमें ये दोनों चीज़ इस क्वेश्चन में बतानी है। देखिए एक रूट इसका दे रखा है 5/2, तो इसकी 5/2 अगर इस क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहला काम तो हम यही करते हैं, तो हम x की जगह 5/2 वैल्यू पुट करते हैं। तो इसको 2 इंटू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² तो हो जाएगा 25/4, 25/4 माइनस 8 इंटू 5/2 और माइनस m इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ, और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की देखिए वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा माइनस का 40 प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15/2, माइनस का 15/2। तो यहाँ से देखिए हमें m की वैल्यू मिल चुकी है -15/2। तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अब हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा हमारा। m की वैल्यू में मिल चुकी है -15/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम m की वैल्यू -15/2 रखें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिलने वाला है 2x² माइनस 8x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 4x² माइनस 16x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 60 और उसका सम होना चाहिए -16। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 4x² माइनस 10x माइनस 6x में तोड़ लेंगे और प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 2x माइनस 5
और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इन दोनों को अगर 0 0 के बराबर रखेंगे तो पहले ब्रैकेट से हमें क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 5/2। और दूसरे ब्रैकेट से हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, वो हमें मिलने वाली है 3/2। तो देखिए 5/2 हमारे पास पहले से था, तो दूसरा हमारा जो इसका रूट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹20। द सम इज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए 4% की दर से 20 रुपये है। तो हमें बताना है कि धनराशि वो क्या है। देखिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर P की वैल्यू हम फाइंड करें, अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें। देखिए P हमारा कितना था, 20 था, ये होता है 100 का स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन R का स्क्वायर। R के हमारा कितना है, वो दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4। देखिए इसको अगर काटेंगे तो 4 से, तो हमारा कितना जाएगा, ये जाएगा 25 बार। फिर इसको 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा 25 बार। अब 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 1250, 1 to 5, और फिर एक 0 लगा देंगे तो इसका आंसर सही कितना हो जाएगा 1250। और ऑप्शन हमारा, सॉरी एक 0 और लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि 20 है यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन द सेल्स ऑफ मोबाइल्स फ्रॉम 2000 टू 2008 वो कितना हुआ है। तो देखिए 2004 में मुझे दिख रहा है, आप लोगों को शायद ना दिख रहा हो, तो थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ पहले। देखिए जो 2004 में था सेल्स वो कितनी थी, वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है 2004, और ये सेल्स कितनी है, देखिए 30 और 40 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारी है 35। और 2008 में देखिए कितनी है, 2008 में तो ये कितनी है, ये हमारी है 70। तो कहाँ कितना हो गई, ये 35 से 70 हो गई, तो कितना हो गई इंक्रीज, ये होगा इंक्रीज हो गया 35, और कितने पे हुआ 35 पे। परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%, और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, और ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। In a parallelogram ABCD, AL and CM are perpendicular to CD and AD respectively. AL is equal to 20 cm, CD is equal to 18 cm and CM is equal to 15 cm. The perimeter of the parallelogram is, देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। AL और CM और ये CD और AD पर CD और AD पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि ये 90 डिग्री पे हैं, और AL 20 है, CD 18 है, CM 15 है। तो हमें बताना है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ ABCD एक पैरेललोग्राम, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ABCD ये हमने ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं। इसमें अब क्या दिया गया है कि CD और AD को, तो हम CD को बढ़ा लेते हैं, ये हम बढ़ा लिए CD को, और हम बढ़ा लिए किसको, AD को, ये हम बढ़ा लिए किसको, AD को। एक मिनट रुकिए जिससे अच्छे से और दिखे आपको। ये हम पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम से, इसी के लिए मैंने पॉइंट्स चेंज कर दिए हैं। अब इसमें कहा गया है CD और AD को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये हमने अगर CD को बढ़ाया, ये हमने CD को बढ़ाया और ये हमने AD को बढ़ाया। अब CD पे परपेंडिकुलर एक डालते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और इसका हमारा क्या नाम है, इसका हमारा नाम है, AD वाले का नाम है L, तो ये हमारा हो गया AL। और फिर हमारा दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा, ये हमारा है CM, तो ये हमारा दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, इसका पॉइंट हो गया AM। और फिर देखते हैं, और ये हमारा पॉइंट D है।
अब हमें लेंथ जो गिवन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एल की दे रखी है 20, तो ये हमारी हो गई 20। और सी डी की हमें लेंथ दे रखी है 18, ये हमारी हो गई 18। और फिर हमारे सी एम की लेंथ दे रखी है 15, तो ये हमारी हो गई 15। अब देखिए इसमें हमें परिमाप पैरामीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइड, दूसरी साइड पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। वो कौन सी, या तो हमें ए डी पता हो या फिर बी सी पता हो, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड के अलोंग हमें परपेंडिकुलर लेंथ दे रखी है, तो हम इसका क्या करेंगे, एरिया इक्वेट करेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया हमारा होगा ए बी इंटू ए एल, ये एरिया होगा। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं सी डी इंटू सी एम के। तो दोनों एरियाज इसके इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें किसकी लेंथ, यहाँ से लेंथ अगर हम फाइंड करें किसकी, ए बी की लेंथ अगर फाइंड करें, ए बी की तो 18 दे रखी है पहले से, ए डी की लेंथ, तो ए डी इंटू सी एम होगा यहाँ पे। तो ए डी इंटू सी एम, ये हम लिख लेते हैं ए डी इंटू सी एम। तो यहाँ से अगर ए डी की लेंथ निकालना चाहें तो हमें कितनी मिलेगी, देखिए ए डी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इंटू ए एल। ए बी हमारा कितना है, वो है हमारा 18, ए एल हमारा कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 360। 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा 360 अपॉन सी एम है हमारा 15, तो इसको डिवाइड कर देंगे 15 से। तो यहाँ से हमें ए डी की लेंथ कितनी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 2, और ये हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24। तो यहाँ से देखिए हमें ए डी की लेंथ कितनी मिल गई, ये हमारी मिल गई 24। तो बी सी हमारा भी कितना हो जाएगा 24, ये भी हमारा हो जाएगा 24, और ये हमारा 18। तो अब देखिए इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और प्लस 24, और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा कितना, देखिए 84। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, When a number n is divided by 5 the remainder is 2. When n square is divided by 5 the remainder will be. किसी एक नंबर n को 5 से भाग करने पर हमें रिमाइंडर 2 मिलता है। तो n स्क्वायर को अगर 5 से भाग दें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये बताना है। तो देखिए n को अगर 5 से हम भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर मिलता है 2। अब अगर n स्क्वायर को 5 से अगर भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये बताना है। तो देखिए जो ऑपरेशन हम नंबर पे करते हैं सेम वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर पे भी करना पड़ता है। तो इसको हम कर लेंगे 2 का स्क्वायर और फिर इसको भाग कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, और रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 4, और ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। When 5 men can build a wall in 12 days, to build a wall 50% more than the original wall in 10 days, the number of men required is. देखिए किसी एक दीवार को 5 आदमी 12 दिन में कर देते हैं। अगर दीवार को 50% और ज़्यादा बनानी हो और 10 दिन में बनानी है तो हमें बताना होगा कि कितने आदमी लगेंगे उस दीवार को बनाने में। देखिए सिंपल सा बेस क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है m1 d1 अपॉन w1, ये किसके बराबर हो जाता है m2 d2 अपॉन w2 के। तो देखिए यहाँ पे m1 है हमारा 5 और d2 हमारा है 12, और W1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 50% कितना होता है 1/2, 50% होता है 1/2। तो ओरिजिनल काम अगर हमारा 2 है तो W2 हमारा काम कितना हो जाएगा, इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3, तो W2 हमारा हो जाएगा 3। यहाँ से M2 हमें फाइंड ही करना है तो इसको हम x मान लेते हैं, और D2 हमारा कितना है, वो हमारा है 10। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा, और फिर ये कितना चला जाएगा, ये देखिए 2 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 6, और फिर इसको 2 से फिर से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 9। तो इसको कितने नंबर्स मेन लगेंगे, ये लगेंगे 9, इसे मेन चाहिए काम को पूरा करने के लिए। सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए बॉडमॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा 2.2, इसको ऐसे उतारना पड़ेगा, इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय, तो देखिए मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.2 और माइनस हाफ इंटू ये हो जाएगा हमारा 4, और फिर ब्रैकेट में कितना बचेगा, देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 0.04, क्योंकि डेसिमल हमें 2 के बाद लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा केवल 1।
ये बचने वाला है हमारा 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली कितना, ये हमारा सिंपली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारा कितने लिख सकते हैं, 2.2 × 1 और माइनस इसको 2 से काट देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा -2। तो अब देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2.2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हमारा फाइनली बचने वाला है 0.2, जो कि इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है वो हमें पता होता है, वो हमारी हो जाएगी 999। अब देखिए इससे जस्ट बड़ा एक स्क्वायर होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा 32 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 1024। देखिए 999 को 1024 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड करना पड़ेगा प्लस के 25, तो 25 हमें ऐड करने पड़ेंगे और ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। 2 men start traveling from the same place in the same direction at the rate of 5 km/h and 5.5 km/h respectively. To be 8.5 km apart from each other, the time taken by them is। देखिए 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, तो कितने समय के बाद उन दोनों के बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये हमें बताना है कि कितना टाइम के बाद हो जाएगी ये दूरी 8.5 किलोमीटर। तो देखिए इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो इनका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5.5 -5, तो कितना बचेगा 0.5 km/h। तो ये तो हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। तो इनको टाइम कितना लगेगा, जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है वो हमें है 8.5 अपॉन 0.5 हो जाएगा। तो ये देखिए 0.5 से 0.5 कट जाएगा और फिर इसको 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा टाइम हमारा आ जाएगा 17 आवर्स। तो इनको 17 घंटे लगेंगे और ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वर इन द रेशियो ऑफ 5:7, 8 मोर बॉयज़ वर एडमिटेड, द न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इज 1:1। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल इनिशियली। देखिए किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 थी। 8 नए लड़के स्कूल में आ जाते हैं जिससे कि उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। तो हमें बताना है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था। तो देखिए शुरुआत में जो अनुपात था वो था हमारा कितना 5:7 था। बाद में कितना अनुपात हो जाता है, बाद में हो जाता है 1:1 हो जाता है। और ये कब हो जाता है, जब इसमें 7 नए लड़के जुड़ जाते हैं। देखिए लड़के जुड़े हैं तो लड़कियों के रेशियो पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है रेशियो बॉयज़ का और ये हमारा रेशियो है गर्ल्स का। तो हम गर्ल्स के रेशियो को इक्वेट करेंगे, गर्ल्स के रेशियो वाले को बराबर बनाएंगे, क्योंकि ना गर्ल्स आई हैं ना गई हैं। देखिए बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 5:7 और ये नीचे क्या मिल जाएगा 7:7। तो अब देखिए लड़कों का रेशियो में कितना चेंज आया है, रेशियो में आया है 5 से 7 हुए, तो यहाँ कितने का चेंज आया, यहाँ आया 2 यूनिट का। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी, ये दे रखी 8 बॉयज़ के बराबर। और यहाँ पे अब देखिए इनिशियल में गैप कितना था दोनों के बीच में, तो गैप देखिए 5 और 7 के बीच में गैप कितना था, यही भी 2 यूनिट का था और हमें वैल्यू निकालनी तो 2 यूनिट की ही। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इफ़ √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। इसमें हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसमें tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 3/√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारी 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 60। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 60/2, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन 4। सिंप्लीफाई द गिवन फॉलोइंग।
तो देखिए इसको सरल करना है, तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/2 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 1/2, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 3/16 के, 3/16 के। अब देखिए डिवाइड सॉल्व करेंगे तो इसको, इन दोनों को टर्म को अगर सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा हमारा हाफ और प्लस हाफ, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा पूरा और ये हमारा कट जाएगा 8 टाइम्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1 + 8/3। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये हो जाएगा 8 और 3 11, ये हो जाएगा हमारा 11/3, जो इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन सेकेंड, इफ़ x√12 = 4 + x√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हमें x की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि √12 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं √4 × 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2√3। तो इसको हम लिख सकते हैं x × 2√3, और इस वाले x को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा x√3, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हमारा बचेगा x√3, यहाँ से हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा केवल x√3, और ये किसके बराबर हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 4/√3, और ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। When the shadow of a pole is 10 meter height is 10√3, the angular elevation of the sun is। देखिए ये हमारा कोई एक पोल है और ये हमारी पोल की शेडो बन रही है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो when the shadow of a pole of 10 meter height, तो देखिए इस पोल के खंभे की जो ऊंचाई है ये हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 10 मीटर, और इसकी शेडो में दे रखी है 10√3 मीटर। तो हमें बताना है कि एंगुलर एलिवेशन उसका यूनियन कोड कितना होगा, ये थीटा की वैल्यू में बतानी है। देखिए सिंपल सा, अगर हम इसमें tan थीटा लगा दें, tan थीटा, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 10/10√3। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा कितना हो, ये हमारा हो 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, और ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। By reducing the selling price of an article by ₹50, a gain of 5% turns into a loss of 10%, 5%. ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, देखिए किसी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 50 रुपये कम कर देते हैं तो 5% का जो फ़ायदा हो रहा था हमें, वो 5% के घाटे में बदल जाता है। तो हमें बताना है कि जो उसका ओरिजिनल विक्रय मूल्य था वो कितना था। तो देखिए पहले हमें क्या हो रहा था, पहले हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा था, और बाद में हमें क्या होने लगा, 5% का मुनाफा होने लगा, घाटा होने लगा। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ गया, ये हमारा आ गया 10% का। और ये गैप कब आया है, ये कब आया, जब हमने इसकी सेलिंग प्राइस 50 रुपये कम कर दी। तो इस 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 50। और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा क्या था, पहले हमें गेन हो रहा था 5% का, तो ये कितना हो जाएगा 105%। तो कितना हो जाएगा 105%। तो देखिए 105% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 525। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 to 5, और ऑप्शन सेकेंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, देखिए किसी एक बिल्डिंग की छत से जो कि 60 मीटर ऊंची है, किसी टावर के टॉप और बॉटम के जो अवनयन कोण हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट क्या है। तो देखिए ये हमने मान लिया कि ये हमारी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 60 मीटर, और ये हमारा दूसरा एक टावर है
ये हमारा दूसरा एक टावर है। अब हमसे कहा गया है कि जो जो टावर का टॉप है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 30 डिग्री। तो ये एंगल हमें गिवन है, ये है हमारा 30 डिग्री। और जो बॉटम का है ये हमारा कितना है, ये हमारा है 60 डिग्री। तो अब हमें बताना है इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो देखिए आप सभी लोग 10-30 में क्या होता है, हमें सबको पता होता है, ये यूनिट्स हमको सबको याद भी होनी चाहिए। 30 डिग्री में क्या होता है, तो ये अगर अगर ये हमारा 1 यूनिट होता है तो ये हमारा बेस हमारा √3 यूनिट होता है। और 1060 में क्या होता है, अगर 1060 में अगर ये हमारा कितना होता है, ये हमारा अगर √3 यूनिट होता है तो हमारा बेस कितना होता है, बेस हमारा होता है 1 यूनिट। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी जो बेस है, ये एक में हमारी आ रही √3 यूनिट और एक में हमारी आ रही 1 यूनिट। तो इसको हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जो हमारा 1 यूनिट है इसको हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ट्रायंगल में। तो हमारा सब सारी यूनिट्स √3 के बराबर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको हम √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 3 और बेस हमारा √3 हो जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा और ये भी हमारा √3 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो अब देखिए इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है कितनी, ये दे रखी है 60। अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का ये 3 यूनिट था और ये हमारा कितना है, 1 यूनिट है। तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ कितना होगा, 2 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ये हमारी टावर की हाइट हो जाएगी। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 40 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 40 और ऑप्शन सेकेंड। In an examination, a student scored 65% marks but was 20 marks below the qualifying marks. Another student scored 80% marks and scored 5% more marks than the qualifying marks. Total marks of the examination was. देखिए एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 65% मार्क्स लाया और वह 20 नंबरों से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि 80% मार्क्स लाया है और उसके पासिंग मार्क्स से 5% मार्क्स ज़्यादा हैं। तो हमें बताना है कि परीक्षा कुल कितने नंबरों की थी। तो देखिए जो पहला स्टूडेंट है वो 65% मार्क्स लाया है और वो 20 नंबरों से फेल हो गया। मतलब अगर इसमें हम 20 नंबर ऐड और कर दें तो वो पास हो जाएगा। तो चलिए इसको पास कर देते हैं हम। और दूसरे में क्या क्या गया, दूसरा अगर 80% मार्क्स लाया है तो वो पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा लाता है। तो उसको पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितने होंगे, तो इसमें से अगर 5% माइनस कर दें तो ये हमारा पासिंग मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखिए ये दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो इसको हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 10% की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी 20। और हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल हमारे कितने होंगे, 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएगा, 200 नंबर, 200 मार्क्स। और ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो देखिए इन दोनों के बीच के मीन का डिफरेंस हमें क्या होगा, अंतर क्या होगा, वो हमें बताना है। देखिए जो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। तो मिनिमम कौन कौन से 3 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए, एक वो नंबर खुद होना चाहिए, खुद होगा, और एक कोई तीसरा एक फैक्टर मिनिमम एक और होना चाहिए। 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के। तो देखिए पहला ऐसा कंपोजिट नंबर कौन सा हमें मिलेगा, तो वो हमें पहला नंबर मिलेगा कौन सा, 4, क्योंकि 4 के मिनिमम 3 फैक्टर होंगे। फिर अगला हमारा कौन सा होगा, 5, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, फिर हमारा 9 होगा, फिर हमारा 10 होगा। तो ये तो हमारे हो गए 5 कंपोजिट नंबर्स। और जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो पहला हमारा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा 2। फिर अगला प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, 3, फिर होगा हमारा 5, फिर होगा हमारा 7, फिर होगा हमारा 11। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स का सम कितना आएगा, तो सम इसका कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 10 और 10 20 और 30, ये आ जाएगा 37। इसी तरह प्राइम नंबर्स का सम कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 और 11 21, 21 और 7 28, ये हमारा कितना हो जाएगा 28। तो अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, वो हमारा अंतर आ रहा है कितने का, 9 का, कितने का, 9 का। अब देखिए एवरेज में अंतर कितने का आ जाएगा,
एवरेज में जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9/5 के, 9/5 के। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.8। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड 500 प्लस रन्स इन द IPL फ्रॉम 2010 टू 2014। इन विच ईयर डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन स्कोर्ड 500 प्लस रन्स। तो देखिए इस गिवन ग्राफ से हमें बताना है कि कौन से साल में 500 प्लस रन बनाने वाले सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं। देखिए हमें ग्राफ से ही दिख जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें दिख रहा है कि 2010 में सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। तो इसका 2011 में, सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011। इफ़ मनी सैलरी इज़ 50,000 एंड ही विशेस टू डबल हिज मंथली सेविंग्स एंड स्पेंड 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑन हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बाय वॉट अमाउंट वुड ही नीड टू रिड्यूस ऑन द अदर एक्सपेंसेस। तो देखिए मनीष की जो सैलरी है वो है 50,000। और वो चाहता है कि उसकी मंथली सेविंग्स दोगुनी हो जाए, मतलब ये 10% अगर बचा रहा है तो ये चाहता है 20% बचाने लगे। और वो एंड स्पेंड और 50% उसका खर्च करता है दूसरी ज़रूरतों पर, हाउस होल्ड पर। तो उसे बताना है कि अपने अदर एक्सपेंसेस पर उसे कितना कम करना पड़ेगा। तो देखिए ये इसकी सैलरी में हम हो गई इसकी कितनी, ये हो गई हमारी 100%। और वो बचाता कितना है, वो बचाता है 10%, ठीक है। फिर वो हाउस होल्ड एंड स्पेंड 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑन हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो देखिए ये हाउस होल्ड एक्सपेंस पे कितना खर्च करता है, ये खर्च करता है 40%। ये तो हमें गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी सेविंग्स को हमें क्या करना है, अब सेविंग्स को हमें इससे डबल करना है। तो ये तो हमारी इनकम तो 100 ही रहेगी। अब इनकम यहाँ पे इसने क्या कर लिया, डबल कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे पहले अगर 10 बचा रहा था तो अब यहाँ पे 10 और बचा रहा है। तो 10 ज़्यादा बचा रहा है तो इसको अदर एक्सपेंसेस से 10 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो अदर एक्सपेंसेस से 10 रुपये कम करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसको 10% अब इसको कम खर्च करना पड़ेगा। तो अगर 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है हमारी कितनी, ये दे रखी है हमारी 50,000। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 5,000। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेड 3 टाइम्स देन द ओरिजिनल, द न्यू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। देखिए किसी एक समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा को दोगुना कर देते हैं तो हमें बताना है कि उसका नया जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा पहले वाले से। देखिए जो एरिया होता है वो डिपेंड किसके करता है, वो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के। तो डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। अगर हम साइड अगर 1 से 3 कर देंगे, साइड अगर 1 से 3 कर देंगे तो एरिया कितना किस रेशियो में हो जाएगा, इसके स्क्वायर के। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा इसका एरिया का। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स। ऑप्शन थर्ड। अ सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 40 डिग्री। द फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए एक किसी वृत्त से एक वृत्तखंड काटते हैं जिसका कोण है 40 डिग्री, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है हमारी कितनी, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी 21 सेंटीमीटर। और ये हमारा एंगल कितना हो गया, ये हमारा हो गया 40 डिग्री। तो हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वृत्तखंड का, ये हो जाएगा 40/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/9 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू कर देंगे आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 21। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 से काटेंगे तो जाएगा हमारा 3 टाइम्स, और इसको 3 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 3 टाइम्स, इसको 3 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 7 टाइम्स। तो 22 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 154, 154। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। व्हेन 4 इज एडेड टू द नंबर्स द रेशियो बिकम 7:10। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज। देखिए जो इनका रेशियो था वो था, ओरिजिनल रेशियो ये था 2:3। अब दोनों में अगर 4 4 जोड़ देते तो इनका अनुपात 7:10 हो जाता है। तो हमें बताना है दोनों नंबरों के बीच का अंतर कितना है। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 7:10 के।
अब देखिए यहाँ पे अगर इस दोनों को हमें बराबर करना होगा तो देखिए 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से। और 7 और 10 के बीच में अंतर कितना है, ये हमारा है 3 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो ये हमें मिलता है 6, ये मिलता है हमें 9, ये हमारे मिलता है 7 और ये मिलता है हमें 10। तो अब देखिए अब यहाँ पे गैप कितने का रहा है, 9 से 10 का के बीच में, ये हो रहा है 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 4। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है देखिए, तो ये अंतर है हमारा कितने का, ये देखिए 6 से और 9 के बीच का अंतर कितना है, ये 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 12 और ऑप्शन पहला हमारा। मल्टीपल ऑफ 23 व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 7, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, द नंबर इज। देखिए 23 का सबसे छोटा गुणनफल हमें बताना है, गुणनखंड बताना है, जिसको 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 क्रमशः शेष बचते हैं, तो हमें वो नंबर बताना है। तो देखिए अगर हमारे पास जब रिमाइंडर अलग अलग बचते हैं तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या इन जो नंबर है और जो रिमाइंडर है इनके बीच का जो गैप है वो क्या सेम बच रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 18 और 7 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। और 21 और 10 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 11 होगा। और फिर 24 और 13 के बीच का गैप कितना होगा, ये भी हमारा 11 होगा। तो गैप हमारा ये इक्वल बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो इस फॉर्म का होगा। इन तीनों नंबर्स के 18, 21, 24 इन तीनों का एलसीएम इंटू के और -11, ये नंबर हमारे इस फॉर्म का होने वाला है। ये आप सभी लोग याद रखें कि इस फॉर्मेट पे अगर क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये चीज़ लगानी है। नंबर कौन सा हो जाएगा, एलसीएम इंटू के टाइम्स और माइनस जो हमारा इन दोनों का गैप का बीच का डिफरेंस बचता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 18, 21, 24 में 24 सबसे बड़ा, 24 लिख लेते हैं। अब 21 बनाने के लिए देखिए 24 में 3 आ चुका है, तो 21 कब बनेगा, जब इसको 7 और मिल जाएगा, तो इसको 7 दे दिए। और फिर 18 बनाने के लिए देखिए 3 और 6 24 में मिल चुके हैं, तो इसको 3 और दे देंगे तो 18 भी बन जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24 इंटू 21। तो 21 चौको 84, ये हो जाएगा हमारा 4, कैरी लगेगा हमारा 8। और फिर 21 दूना 42, 42 और +8 कितना हो जाएगा 50। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 54। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, जो नंबर जिस फॉर्म का होगा लिस्ट नंबर, वो हमारा हो जाएगा 54K -11। तो ये नंबर हमारे इस फॉर्म का होगा। अब देखिए इस नंबर को हमें बनाना है मल्टीपल ऑफ 23। तो अब हमें एक चीज़ इसमें और चेक करनी पड़ेगी, जो 504 है ये 23 से कहाँ तक मल्टीप्लाई होता है, एग्जैक्ट मल्टीपल कहाँ तक जाता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें इसे 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 23 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46, 46। फिर हमें बचेगा 4 और ये हमें बचेगा 4। फिर ये 1 टाइम्स ही जाएगा 23। और फिर रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा हमारा 21। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 21। तो देखिए ये जो नंबर है इसमें जो हमें रिमाइंडर बचने वाला है वो हमारा कितना बचने वाला है, वो हमारा बचने वाला है 21K -11। इतना हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। अब देखिए इस रिमाइंडर वाले वैल्यू में हम के की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिससे कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 23 से। तो इसमें हमें वैल्यू पुटिंग ही ट्राई करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए अगर 1 रखेंगे तो 23 से कम ही रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 21 दूना 42 और या फिर 11 बच जाएगा, 23 नहीं आएगा। 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते। जब इसकी के की वैल्यू 6 हम रखेंगे, जब हम के बराबर 6 रखेंगे, के की वैल्यू जब हम के बराबर 6 रखेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 126। और इसमें से -11 करेंगे तो कितना हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना 115। 115। अब देखिए जो 115 होता है वो 23 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब अब हम इस अपने नंबर में अगर के की वैल्यू 6 रख देंगे तो ये हमें सही आंसर दे जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6 की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। तो देखिए इसमें अगर के की हम अगर वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो 504 इंटू 6 -11, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा
छः चौक 24 और फिर 0 30, तो कितना हो जाएगा 30 24, 3024 -11, -11 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 13, और ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 electronic bells are fixed at 3 adjoining temples. The priest of these temples decided to ring the bells at different times with the interval of 2 3 5 minutes. If the bells start tolling together for the first time at 8 in the morning up to 9 in the morning, they will toll together. देखिए 3 घंटियाँ हैं 3 मंदिरों में लगी हुई हैं जो कि 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वो पहली बार एक साथ बजी थी 8 बजे, तो बताना है कि 9 बजे तक वो एक साथ कितनी बार बजी होंगी। तो देखिए ये एक साथ कितने टाइम के बाद बचेंगी, तो वो बचेंगी इनके एलसीएम के बराबर, इनके लासापा के बराबर। तो 2 और 3 का 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 6 5 30, से कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो हर आधे घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। देखिए पहली बार ये 8 बजे बज चुकी थी, तो फिर कितने बजे बजेंगी, फिर ये बजेंगी 8:30 बजे, 8:30 बजे के बाद कितने बार बजेंगी, 9 बजे बजेंगी। और हमें यही 2 टाइम बताना, तो कितनी बार बजेंगी, ये 2 बार बजेंगी, और ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, 2 टाइम्स आफ्टर द स्टार्टिंग टाइम। अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम बोलता तो 3 टाइम्स हो जाता आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट हमें करनी है, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह 3 और y की जगह 4। तो इसको x की जगह 3 पुट करेंगे तो 4 3 12, और फिर 4 3 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 चक्कू 16, और ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 6:1, इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। If the difference between squares of 2 consecutive positive odd numbers is 56, then the 2 consecutive odd numbers is। देखिए किन्हीं भी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर 56 है, तो हमें बताना है कि वो दोनों विषम क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। देखिए इनके बीच का x², अगर हम दो अपने मान लें, अगर नंबर्स x² और x और y, तो हमें गिवन है x² - y², ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा 56 के बराबर। तो देखिए इसमें हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, और फिर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना मिलेगा 0, और हमें मिलना कितना चाहिए, मिलना चाहिए 6, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको करते हैं तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा देगा कितना, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे यूनिट डिजिट का 1, और 7 का कितना देगा, ये हमें देगा 9, तो आखिरी में यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी, ये हमें मिलेगी 2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए कितने की, वो हमें चाहिए 6 की। तो ये हमारा ऑप्शन गया। दूसरे वाला चेक करते हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 5 का करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा 4, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो यूनिट डिजिट जो हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी कितनी 8, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन एक ही बचेगा, ऑप्शन तीसरे पहला, और जो कि हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ p इक्वल टू 2 + √3, q इक्वल टू 2 - √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन q। तो देखिए p की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 + √3, और q कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 - √3। देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले को किससे, 2 + √3 से, और हम सेम ऐसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 2 + √3 से। तो देखिए ऊपर ये बन जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a² + b², तो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4 √3, और नीचे कितना बच जाएगा, ये नीचे बच जाएगा a + b a - b, तो कितना हो जाएगा a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 - 3, तो बचेगा 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ ए कार डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। आफ्टर 2 years द वैल्यू ऑफ द कार विल बी 4,80,000। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार इज। देखिए एक कार की कीमत 20% की दर से हर साल घटती है। अगर 2 साल बाद उसकी कीमत 4,80,000 है, तो हमें बतानी है कि वर्तमान में उसकी कीमत क्या है। तो देखिए किसी
कार की अगर वर्तमान में कीमत अगर हम मान लें x है तो उसकी हर साल कीमत 20% से घटती है, तो 20% होता है 1/5। तो 5 में से एक घट जाती है तो कितनी बचती है 4, तो कितनी बचती है 4/5। तो अगले साल भी ये 4/5 बचेगी और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 4,80,000 के, 4,80,000 के। देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, तो चला जाएगा 3 टाइम 16 48। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5 25, 25 × 3 कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75। और फिर कितने जीरो लग जाएंगे, ये हमारे 4 जीरो लग जाएंगे। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा 7,50,000। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 बॉयज इंडिविजुअली टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। इफ सौरभ एंड कृपाल वर्क टुगेदर फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। देखिए ये रेलवे ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो सिंपल सा ही क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका बदला है, जो शायद मैंने अभी तक एसएससी में नहीं देखा था, ये मैंने रेलवे में ही देखा है, बाकी बैंक में तो आता ही रहता है। तो देखिए इसमें जो सौरभ काम कंप्लीट करने में लेता है वो कितना लेता है, वो लेता है 30 डेज। तो सौरभ काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और कृपाल कितने दिन में काम करता है, वो काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये काम करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर डालेंगे, तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, वो होगा टोटल वर्क अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी का ऐड कर देंगे तो कितना होगा 3 और प्लस 2 हो जाएगा 5। तो टाइम इनको कितना लगेगा, वो मिल जाएगा 12 × 5 = 60, 12 डेज। और ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A sum 12,000 deposited at CI becomes double at the rate of 5 years at the end of 5 years. At the end of 15 years, the sum will be। देखिए कोई धनराशि 12,000 की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 साल में दोगुनी हो जाती है, तो हमें बताना है कि 15 वर्ष में वो कितनी हो गई होगी। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पता होता है कि जो डबलिंग का जो होता है, वो जो अमाउंट होता है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है सेम टाइम पीरियड में। देखिए अगर ये 5 साल में 1 से 2 गुना हो गई है, देखिए 15 साल में हमें निकालना है, तो ये देखिए 0 से अगर स्टार्ट करें हम, तो ये हमें होगा 0 से 5 साल, फिर 5 से हो गया 10 साल, और फिर 10 से ये होगा 15 साल। तो टाइम पीरियड 5-5 साल का आ गया। अब देखिए 0 से 5 साल में क्या होता है, वैल्यू 1 से 2 गुना हो जाती है, 1 से 2 गुना हो जाती है। तो 5 साल से 10 साल में ये इसकी 2 गुना हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4 गुना। और फिर 10 से 15 साल के भी बाद में ये क्या हो जाएगी, इसकी ये 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 गुना। तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 8 गुना हो जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी, ये हमारी थी 12,000, तो 12,000 की 8 गुना हो जाएगी 15 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी 12×8 = 96, तो कितनी हो जाएगी 96,000। और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही था। इस तरीके से हमने 7 जनवरी पहली शिफ्ट में आए सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।